सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक या न्यू आप कह सकते हो कि यूनिट है ये, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। अब वैसे तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे अलग अलग ऑर्गेनिक रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं, लेकिन कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसको हम अगर समझ लें तो हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि कोई भी मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, और उस टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स पढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ लेंगे कि जैसे आपने सुना होगा। तो फर्स्ट आता है इसमें, जैसे कि आपको ये भी पता होना चाहिए अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, कि सबस्ट्रेट क्या होता है और रिएजेंट क्या होता है। कोई भी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो वो कैसे प्रोसीड करती है, या तो बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है ना, तभी हमें पता चलता है कि कहीं पे कोई भी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि सपोज हमारे पास ये है A + B, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है C। यहाँ पर हम A और B को रिएक्टेंट्स बोलते हैं ना। एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो कम रिएक्टिव होगा। ऐसा रिएक्टेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको हमने नाम दिया रिएजेंट, और जो लेस रिएक्टिव स्पीशीज़ होती है उसको हम सबस्ट्रेट बोल देते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, और इन रिएक्टेंट्स में से जो ज़्यादा रिएक्टिव रिएक्टेंट है उसको हम रिएजेंट बोल देते हैं, और जो लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट है उसको हम सबस्ट्रेट बोल देते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या है ये सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। ठीक है, ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता होगा तो ईजी होगा आपके लिए टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म पढ़ना, या रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना भी बोल सकते हैं। फर्स्ट तो हो गया सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। सेकेंड हमारे पास है मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलैरिटी को हम सिंपली बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूलर स्पीशीज़। ठीक है, अगर आप इसकी सिंपल भाषा में डेफिनेशन लिखना चाहो तो नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूलर स्पीशीज इन अ सिंगल स्टेप। तो ये होती है मॉलिक्यूलैरिटी। अब जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया था A + B और यहाँ से C बन रहा है, तो इस वाले स्टेप में अगर आप ये वाला सिंगल स्टेप मान रहे हैं हम कि ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप के थ्रू प्रोसीड कर रही है, तो इस स्टेप में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर आपको ये दो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, यानी कि A और B। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे या ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तभी तो जाके प्रोडक्ट बनेगा ना। तो यहाँ पर जो यहाँ की मॉलिक्यूलैरिटी है हम कह सकते हैं वो है 2। ठीक है, तो ये होता है मॉलिक्यूलैरिटी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इसी तरीके से यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, यानी कि जहाँ पर भी अगर नंबर ऑफ कोलाइडिंग स्पीशीज 1 है तो इसको हम बोल देते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। और अगर नंबर ऑफ कोलाइडिंग स्पीशीज 2 है तो उसको हम बायोमॉलिक्यूलर बोल देते हैं। तो यही होती है मॉलिक्यूलैरिटी। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। सो देखो यहाँ पर फाइल का मतलब क्या है। फाइल मतलब बेसिकली होता है लविंग। तो ऐसी स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन लविंग है उसको हमने इलेक्ट्रोफाइल बोल दिया, और ऐसी स्पीशीज़ जो न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस हमारा आपको पता है कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ऐसी स्पीशीज़ जो पॉजिटिव चार्ज लविंग है उसको हमने बोल दिया न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, अब हमने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग होती हैं इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज़ जो भी है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग यानी कि क्या, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगी। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होती हैं ये वाली स्पीशीज़। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कैसे कर पाएंगी जब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो इसका मतलब और क्या हुआ कि ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती हैं, या फिर अगर न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं तो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल है या फिर पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि इनके पास चार्ज की मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहेंगी ना, इसीलिए हमने इनको इलेक्ट्रॉन लविंग बोला है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये पार्टिसिपेट करती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, और फिर ये बॉन्ड बनाएंगी विद न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ही तो वो स्पीशीज़ है ना जो इनको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही हैं तो आप एक और चीज़ बोल सकते हो इनके बारे में कि ये हैं लेविस एसिड्स की तरह एक्ट करती हैं, क्योंकि लेविस एसिड वही तो होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहें, और लेविस बेसिस वो होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो ऐसे ही अब हम न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में अगर देखें तो न्यूक्लियोफाइल हमें पता है कि पॉजिटिव सेंटर लविंग या फिर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ हो गई। ठीक है, अब ऐसा क्यों है
क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़, इलेक्ट्रॉन डोनर हैं तभी ये पॉजिटिवली चार्ज लविंग है, क्योंकि इनको अब ऐसी कोई स्पीशीज़ चाहिए जिनको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएँ। और जो ये न्यूक्लियोफाइल्स होंगी ये कैसे होंगे, जैसे हमने यहाँ बोला कि ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए इनके पास, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़ हैं, यानी कि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होंगी स्पीशीज़, या तो ये नेगेटिवली चार्ज होंगी, या फिर अगर न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल स्पीशीज़ भी वो जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, है ना, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगी ना किसी को। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ और रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल रिएक्टेंट के साथ ये बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इनको लेविस बेसिस बोल देंगे। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं इनको हमने लेविस बेसिस बोला है, जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं इनको हमने लेविस एसिड्स बोला है, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप क्या होता है, ये तो सबको ही पता होगा कि जो भी सबस्ट्रेट का पार्ट वो जो डिटैच हो जाता है सबस्ट्रेट से उसको हम लीविंग ग्रुप बोलते हैं। जैसे हमारे पास है ROH, ठीक है, इसको हम किसी भी अगर हैलाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी, आपको पता है यहाँ पर RX बनता है और ये OH नेगेटिव यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो वैसे तो इसका मैकेनिज़्म होता है और फर्स्ट स्टेप में होगा वो फर्स्ट स्टेप में होता है कि ये जो OH है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ना, तो इसको हम यहाँ पे लिविंग ग्रुप बोलेंगे। OH नेगेटिव के फॉर्म में ये रिलीज़ हो गया यहाँ से, इसलिए हमने इसको लिविंग ग्रुप बोला। तो सबस्ट्रेट का वो पार्ट जो डिटैच हो रहा है उसको हमने लिविंग ग्रुप बोला है, ठीक है। तो ये भी सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो ऐसी कोई भी केमिकल स्पीशीज़ जो फॉर्म होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके बीच में कोई भी ऐसी स्पीशीज़ बनी जो ना तो प्रोडक्ट का हिस्सा है ना ही रिएक्टेंट का हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, और शॉर्ट लिव्ड और अनस्टेबल भी होती हैं। इनको हम टेम्परेरी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, क्योंकि ना तो ये रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं और ना ही ये प्रोडक्ट में प्रेजेंट होती है। तो इन दोनों में ही हमें नहीं मिलेगी कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीशीज़, वो सिर्फ रिएक्शन के बीच में कभी बनी और वहीं पे वो डिज़ोल्व हो गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं, इसलिए उसको हम नहीं बोल सकते कि ये परमानेंट कोई भी एक रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है, ठीक है। सो ये होती हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और एक टर्म आती है हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट सेम है, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली, ठीक है। ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जैसे सपोज़ हम यही एक एग्जांपल लेते हैं ROH + X नेगेटिव। अब अगर आप इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे ना तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर यहाँ पर 1 डिग्री हमारे पास ये अल्कोहल है, हमने ये माना है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पर ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगा, ठीक है। अब SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक ही स्टेप में पूरा प्रोसेस होगा, और इसमें क्या होगा कि ROH ये सपोज़ हमारा आगे प्रेजेंट है, फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, तो ये जो X नेगेटिव है ये इस पर बैक साइड से अटैक करेगा, और यहाँ पर एक ऐसी स्पीशीज़ बनेगी जैसे ये यहाँ पर X का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है R के साथ, और OH यहाँ से लीव करेगा, ये बीच में कहीं पे एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ नहीं है कोई, ठीक है, ये एक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म हो रहा है, आप इसको कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है, और फिर क्या होगा कि ये OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा और X इसके साथ अटैच हो जाएगा। सो ये पूरी रिएक्शन होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये कोई एक्चुअल मॉलिक्यूल नहीं है, नॉट एन एक्चुअल मॉलिक्यूल, तो इसको हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बस हमने इसलिए दिखाया है ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ पर बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा और फिर लास्ट में ये हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ बन गई, ठीक है। तो ये एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन है, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी, ठीक है। हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी, जो हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ की जाती है ट्रांजिशन स्टेट की, और ना ही ये कोई एक्चुअल मॉलिक्यूल है, इसको हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते। तो ये होता है ट्रांजिशन स्टेट, और इसको हम जनरली इस डबल डेकर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है, ठीक है।
ये डिफरेंस है ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट में। रिएक्शन इंटरमीडिएट एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल भी है और ये बीच में रिएक्शन के बनेगा और लास्ट में गायब हो जाएगा क्योंकि अनस्टेबल था ये, ना ये रिएक्टेंट का पार्ट होता है ना प्रोडक्ट का। लेकिन ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये कोई एक एक्चुअल मॉलिक्यूल ही नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन है जो हम दिखाने के लिए बना देते हैं कि ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड हुई होगी। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा डिफरेंस इनमें, ठीक है। सो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, और आई होप आपको ये समझ आई होंगी सारी टर्म। So thank you for watching the video. If you have any query, you can comment down in the comment box. In next video, we are going to study about the types of mechanism. So if you like this video, do share this with your friends, and I hope you will find this helpful. Thank you for watching.